चलो करना है क्या स्टार्ट आज का लेक्चर अभी? यस। सबसे पहला क्वेश्चन, होमवर्क किया है क्या सब लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। यस। ओके, चलो डायरेक्टली आंसर बताती हूँ। अगर आपका आंसर मैच नहीं हो रहा है या कोई पॉइंट है तो मुझे बताओ कि कोई कुछ नहीं समझा है, आंसर मैच नहीं हो रहा है, टिपिकल एडजस्टमेंट में इशू आया तो बता दो, फिर डिस्कस करते हैं। ओके, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 एग्जैक्टली सिमिलर था क्या क्वेश्चन नंबर 3 से? एकदम ही सेम था। यस। इसमें तुम्हारा बैलेंस आना चाहिए 93,514। चेक करो आ रहा है क्या? यस। उसके बाद तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस को जो इंटरेस्ट ट्रांसफर होना चाहिए दैट इज 9233। और बीच में जो तुमने एक बार इन्वेस्टमेंट सेल की है उसमें तुम्हारा लॉस आ रहा है 64 का। तुमने दो सेल किए हैं राइट? जो पहला वाला सेल किया है उसमें तुम्हारा 133 का प्रॉफिट आना चाहिए, और जो दूसरा वाला सेल किया है उसमें 64 का लॉस आना चाहिए। मैच हो रहे हैं सबके फिगर्स? एक कोई भी डाउट? ओके, लेट्स गो अहेड। जो क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 5 में तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए 30,000 के शेयर्स थे, 30,000 नंबर है शेयर्स का, एंड 4,02,000 ये उसकी क्लोजिंग वैल्यू आ रही है, बैलेंस इन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यस। उसके बाद जब तुमने शेयर्स सेल किए थे तुम्हारा 32,000 का प्रॉफिट रिफ्लेक्ट होना चाहिए, एंड दैट्स इट आई गेस। ये इतने इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट फिगर जो आपका कुछ आना चाहिए दैट इज तुमने डिविडेंड रिसीव किया है कुछ 60,000 का, जो अगर तुमने डिविडेंड कॉलम बनाया है तो उसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए, नहीं बनाया तो वर्किंग नोट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि वो P&L में ट्रांसफर करना है। और राइट्स को बेच के तुम्हें 10,000 रुपीज मिले हैं, वो तुम्हारे वर्किंग नोट में दिखना चाहिए कि दे विल बी टेकन टू P&L, विल बी क्रेडिटेड टू P&L। हाँ, सेल ऑफ राइट्स अमाउंटिंग टू 10,000 वो तुम्हारे वर्किंग नोट में दिखना चाहिए। क्वेश्चन में कहाँ बोला है कॉस्ट रिकवरी है? रुको देखने दो, चेक करते हैं। कहाँ पे बोला है कॉस्ट रिकवरी? ऑन 31st October Vijay received dividend from X Limited at 20% for the year ended 31st March. Dividend for the shares acquired by him on 22nd June is to be adjusted against cost of purchase। वो तो डिविडेंड की बात कर रहे हैं ना, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो राइट्स को बेच के पैसे मिले हुए हैं वो P&L को क्रेडिट होने चाहिए। यहाँ पे कहा कम राइट बेसिस पे शेयर खरीदा है कि राइट को बेच के जो पैसे आएंगे वो कॉस्ट को एडजस्ट करोगे। क्लियर है क्या? कुछ डाउट है और क्वेश्चन में कोई फिगर मैच नहीं हो रही है तो बताओ मुझे। सारे फिगर्स मैच हो रहे हैं तो ये तुम्हारा स्टडी मटेरियल कंप्लीट हो गया है। ऑब्वियसली तुम्हें इससे रिलेटेड कोई भी होमवर्क से रिलेटेड जो एक क्वेश्चन था जिसमें डाउट था वो तो मैंने पूरा सॉल्व करके दिखाया था। रेस्ट ऑल अगर मैच हो रहे हैं, नो डाउट्स, देन लेट्स गो अहेड। दिस वे योर स्टडी मटेरियल इज ओवर फॉर इन्वेस्टमेंट। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन बैंक। हाँ, अब क्वेश्चन बैंक के ये जो क्वेश्चंस है,
सो ये क्वेश्चन बैंक मैंने अभी तक तुम्हें प्रोवाइड नहीं किया है। आज रात को तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप पे, जो लोग यूट्यूब पे लेक्चर्स देख रहे हैं उनके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन बैंक इन्वेस्टमेंट की मिल जाएगी। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स, ये पूरे क्वेश्चन बैंक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्लास वर्क, वो क्वेश्चंस जो हम क्लास में करने वाले हैं। होमवर्क, जो क्वेश्चंस तुम्हारे होमवर्क है जो हम क्लास में डिस्कस करेंगे कि भाई ये आंसर मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है तो बताओ, हम वो सॉल्व करेंगे। एंड थर्ड सेक्शन विल बी रिविजन। ओके, आपको क्वेश्चन बैंक के साथ होमवर्क और रिविजन, ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स प्रोवाइड करूंगी मैं, ताकि रिविजन किसके लिए है कि जब भी बाद में आप टेस्ट के लिए या एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करो तो कुछ नए क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो जिनका आंसर आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो क्वेश्चन बैंक के साथ। सो डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ वन इम्पॉर्टेंट पार्ट इज, आज तुम्हें वो क्वेश्चन बैंक मिलने के बाद जितने भी होमवर्क सेक्शंस के नीचे क्वेश्चंस है जो हमने किए नहीं है अब तक, ओके, वो सारे क्वेश्चंस तुम्हारे होमवर्क है, तुम्हें सॉल्व करना स्टार्ट करना है। एंड एग्जैक्टली 3 दिन है, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। थर्सडे को हम इन्वेस्टमेंट के होमवर्क के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर कि क्या करना है? यस, सो अगेन आई एम रिपीटिंग, होमवर्क क्वेश्चंस के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो तुम्हें सॉल्व करना चालू करना है। थर्सडे को हम लेक्चर में उसके सारे आंसर्स डिस्कस करेंगे और अभी आपके पास उसके आंसर्स प्रोवाइडेड नहीं होंगे। रिविजन क्वेश्चंस और होमवर्क क्वेश्चंस के जो आंसर्स होंगे वो मैं थोड़े दिन बाद प्रोवाइड करूँगी, सो दैट आप कॉपी ना कर पाओ। सो थर्सडे को होमवर्क क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा, 3 डेज है आपके पास। ओके, अभी क्लास वर्क के जो क्वेश्चंस हमें कंप्लीट करने हैं क्वेश्चन बैंक में से, उसमें से एक 1 था वो हो चुका है, हमें और करना है 2 and 3। ओके, आपके नोटबुक में 2 और 3 और ये नंबर्स मत लिखो, आप ना कुछ तो कंपनी का नाम वगैरह लिखो अभी फिलहाल, क्योंकि जो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड होगी वो थोड़ी मैं शफल कर रही हूँ, इसके वजह से क्वेश्चन नंबर और ये मैच नहीं होगा, नॉट नेसेसरीली ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा। सो बस नाम लिख देना कि कौन से कंपनी का है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो स्लाइटली, इसमें एक ही एडजस्टमेंट ऐसी है जो थोड़ी अलग है, जो स्टडी मटेरियल में कवर नहीं हुई है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पास्ट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसके लिए हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। आ जाओ, ये क्वेश्चन पहले ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, फिर फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। A Limited follows calendar year for accounting purposes. कौन सा ईयर बोला है? कैलेंडर ईयर, Jan to December. The company purchased 500 numbers of 13.5% convertible debentures of face value 100 each of P Limited on 1st May 2014. ओके, कितने में खरीदा? 105 कम इंटरेस्ट बेसिस, कुछ भी नहीं है इधर तक तो। Interest on these instruments is payable 31st March and 30th September. ये फिगर हमें ये डेट्स लगते हैं हमें। ओके, नथिंग न्यू। On 1st August, the company again purchased some 2,500 of debentures at rupees 102.50 come interest. Okay. On October 1st, company sold 2,000 debentures at rupees 103 each. इधर तक कुछ नया लग रहा है क्या? नॉर्मल लग रहा है क्वेश्चन? यस, ओके। अब वो क्या बोल रहे हैं? ऑन 31st December, कंपनी रिसीव्ड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच इन P Limited ऑन कन्वर्जन ऑफ 20% ऑफ इट्स होल्डिंग। ये कुछ नया है, और ये क्या है समझ के लो। क्वेश्चन में अगर तुम ठीक से देखते हो तो क्या बोला था कि ये जो A Limited है इसने क्या खरीदा है? तो इन्होंने खरीदे कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। ओके, तो ये कुछ इन्वेस्टमेंट का टाइप ही नया है। अब तक जो हम सम सॉल्व कर रहे थे वहां पे कहीं भी कन्वर्टिबल डिबेंचर्स नहीं देखे थे, हमने देखा था 12% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स, दिस इज कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। अब ये कन्वर्टिबल डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है? बताओ, कभी सुना है? 11th 12th की वगैरह जब पढ़ाई कर रहे थे, या इवन फाउंडेशन की कहीं थ्योरी में टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स में पढ़ा है क्या? याद आ रहा है क्या कुछ? नहीं याद आ रहा है? ठीक है,
मैं बताती हूँ कन्वर्टिबल डिबेंचर्स होते क्या है। एक सेकेंड रुको। राइट, सो सी, जब हम डिबेंचर्स खरीदते हैं किसी कंपनी के, लेट्स से मैंने 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स खरीदे, तो इसका मतलब क्या होता है कि मैंने कंपनी को 1 लाख रुपए की लोन दी हुई है, उसके बदले में मुझे एक लीगल डॉक्यूमेंट मिलता है जिसपे बोला जाता है कि भाई आपने कंपनी को 1 लाख की लोन दी हुई है, इसके बदले में कंपनी आपको इंटरेस्ट देगी एंड लेट्स से आफ्टर अ पीरियड ऑफ 5 years ये डिबेंचर रिडीम हो जाएंगे। रिडीम मतलब ये जो लोन कंपनी ने आपसे ली हुई है, कंपनी ये पैसा आपको वापस दे देगी। सो हमें पता है कि कंपनी बोलेगी कि ठीक है, आपने हमें, जब आप हमारे डिबेंचर्स खरीद रहे हो, इसका मतलब आप हमें लोन दे रहे हो, ओके, और ये लोन के बदले में हम आपको अगले 5 साल तक इंटरेस्ट पे करेंगे रेगुलरली। 5वें साल के आखिर में हम तुम्हें ये आपके 1 लाख रुपए लौटा देंगे, मतलब रिडीम हो जाएगा। ये क्लियर है हमें इधर तक? यस, ओके। ना, कुछ डिबेंचर्स ऐसे होते हैं जिसमें कन्वर्जन का ऑप्शन दिया जाता है। ओके, कन्वर्जन का ऑप्शन दिया जाता है मतलब क्या होता है? सी, कुछ डिबेंचर्स वालों को ऐसे बोलती है कंपनी कि आप अभी हमें 1 लाख रुपए का लोन दो, ओके, ये आपके मतलब हमारे डिबेंचर्स खरीद लो, और 5 साल बाद आपके पास ये ऑप्शन होगा कि ये जो डिबेंचर्स है, आइडियली क्या होना चाहिए, हमने आपको 1 लाख रुपए लौटाने चाहिए। हम आपको 1 लाख रुपए कैश या बैंक थ्रू नहीं लौटाएंगे, हम आपको देंगे इसके बदले में हमारे कंपनी के इक्विटी शेयर्स। इट मीन्स योर डिबेंचर्स विल गेट कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, मतलब आपकी लोन कन्वर्ट हो जाएगी, आपको हम पैसे नहीं लौटाएंगे, हम आपको ये लोन के बदले में ये लोन को कन्वर्ट करके हमारे कंपनी के शेयर्स देंगे। तो सच डिबेंचर्स आर कॉल्ड एज कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। इसका मतलब कि जब उनकी रिडेम्पशन डेट आएगी 5 साल बाद, 10 साल बाद, जो भी लिखा होगा, ओके, जब लोन दे रहे थे डिबेंचर्स के टर्म्स एंड कंडीशंस में डिबेंचर का कुछ पीरियड होता है, 5 years, 10 years, 3 years, तो जब जब भी वो डिबेंचर का रिडेम्पशन आएगा, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वालों के पास ऑप्शन होता है। क्या ऑप्शन होता है कि डिबेंचर्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब आप बिल्कुल बोल सकते हो कि हाँ ठीक है, मैंने आपको 1 लाख रुपए का लोन दिया था, अब 5 साल खत्म हो गए, आपको मेरे पैसे लौटाने हैं, तो नहीं, मुझे कैश बैंक नहीं चाहिए, मेरे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स थे, मेरे पास ऑप्शन था कि आप मुझे ना क्या करो, ये डिबेंचर्स के बदले में आपके कंपनी के शेयर्स दे दो। सो सच टाइप ऑफ डिबेंचर्स आर कॉल्ड एज कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। आर वी क्लियर अबाउट द कंसेप्ट? यस, तो इस केस में एग्जाम्पल में क्या हुआ था कि हम लोग जो सारे डिबेंचर्स खरीद रहे थे या बेच रहे थे वो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स थे। अब क्या हुआ देखो, on 31st December 2014 the company received 10,000 equity shares of rupees, sorry, company received 10,000 equity shares of rupees 10 each in P Limited on conversion of 20% of its holding। मतलब 31st दिसंबर को आपके पास ये जितने भी डिबेंचर्स थे उनका 20% आपने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। आपने बोला कि इसके बदले में हमें कैश नहीं चाहिए, आप एक काम करो, इसके बदले में हमें शेयर्स दे दो। तो आपने डिबेंचर्स आपके चले गए और उसके बदले में आपको इक्विटी शेयर्स मिले। कितने इक्विटी शेयर्स मिले? 10,000 इक्विटी शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू ₹10 है। ओके, ये एक नया एडजस्टमेंट है, ये कभी देखा ही नहीं था, तो इसका अकाउंटिंग कैसे करना है वो भी देखना पड़ेगा। हम जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब मैं बताऊंगी, लेकिन क्या हुआ है वो क्लियर है क्या? यस, अब देखो क्या बोल रहे हैं, द मार्केट वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स, अब जो भी डिबेंचर्स आपके पास बचे हुए हैं एंड ये जो इक्विटी शेयर्स आपके पास आए हुए हैं, at the close of the year were ₹106 and 9 respectively। तो साल जब खत्म हो गया तो जो डिबेंचर्स आपके पास बचे थे उनकी मार्केट वैल्यू 106 है,
जो इक्विटी शेयर्स आपको मिले हैं कन्वर्जन पे, उनकी मार्केट वैल्यू 9 रुपए है। ठीक है, हमें बोला है प्रिपेयर डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड इक्विटी शेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड फॉर द ईयर 2014 ऑन एवरेज कॉस्ट बेसिस। दो अकाउंट्स बनाने हैं, एक डिबेंचर का और एक इक्विटी शेयर का। अब इम्पॉर्टेंट बात, जब डिबेंचर का बनाओगे तो यस वही वाला फॉर्मेट यूज करेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर, कॉस्ट एंड इंटरेस्ट। लेकिन ये इक्विटी शेयर्स के केस में अननेसेसरी डिविडेंड का कॉलम ड्रॉ मत करना, क्योंकि यहाँ पे कुछ डिविडेंड का लेना देना ही नहीं। सो सिर्फ नंबर और कॉस्ट ड्रॉ करेंगे, दैट इज इनफ। ओके, फॉर्मेट क्या ड्रॉ करना है, क्लियर है क्या? यस, चलो फॉर्मेट ड्रॉ कर लो फटाफट। फॉर्मेट हो गया क्या ड्रॉ करके? वही वही बोल रही है मैम, गुड गोइंग, आज लाइंस थोड़े तो स्ट्रेट आए आपके। है ना, मुझे भी लग रहा था कि लर्निंग कर्व हो रहा है मुझ में अभी। हेडिंग वगैरह बराबर से दे दो। हो गया सबका फॉर्मेट? हेडिंग वगैरह बराबर दिए ना? क्योंकि एग्जाम में हमें ये सब ड्रॉ करना है।
चलो करते हैं स्टार्ट, रिकॉर्ड करना। फटाफट देखो अभी क्या बोला है। कंपनी ने खरीदे 5000 डिबेंचर्स, 13.5 कन्वर्टिबल डिबेंचर्स जिनका फेस वैल्यू 100 है। 1 मई को खरीदे हैं 105 रुपए में कम इंटरेस्ट। फटाफट कैलकुलेशन करो और मुझे बताओ कि कितना आ रहा है। इन्वेस्टमेंट के लिए कितना पे किया है और डिबेंचर्स के लिए कितना पे किया है। बताओ। आएगा क्या 2014 May 1st टू बैंक अकाउंट नंबर 5000। क्विकली बताओ कॉस्ट कॉलम में कितना आ रहा है, इंटरेस्ट कॉलम में कितना आ रहा है। हाँ, इंटरेस्ट में 5625, कॉस्ट में क्वेश्चन देखो आपके सामने है। 494 क्या? गलत है वो क्योंकि। चलो बाकी के लोग भी तो आंसर दो फटाफट, कितनी बार किया हुआ है ये। तुम्हारा आना चाहिए 519375। कैसे क्या गलत जा रहा है ये देखो। लास्ट इंटरेस्ट क्वेश्चन में पढ़ो। लास्ट इंटरेस्ट कौन से महीने में मिला था? लास्ट इंटरेस्ट मिला था मार्च में, तो इसका मतलब अप्रैल महीने का 1 महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लो कैलकुलेटर पे क्विकली, जिनका नहीं आ रहा है। हाँ, जिनका क्या गुड नहीं आया देखो, 100 इंटू 13.5% डिवाइड बाई 12, मतलब तुम इंटरेस्ट के लिए एक डिबेंचर के लिए पे कर रहे हो 1.125। ऐसे कितने डिबेंचर खरीदे इंटू 5000, मतलब 5625 आ गया। एम प्लस करो, मेमोरी में डालो। अब कॉमन सेंस लगाओ, टोटल डिबेंचर्स 5000 है। 5000 मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्राइस कितनी है 105। ये टोटल प्राइस है, इसमें से अभी जो इंटरेस्ट निकाला वो माइनस कर दो, तो 519375। क्या कितनी बार हो गया ये, होमवर्क के लिए हो गया है। लेकिन होमवर्क में क्या होता है, यू टेक स्वीट टाइम ऑफ योर ओन। करेक्ट, तुम सोचते हो अरे चलो एक क्वेश्चन अभी करेंगे, अभी नहीं, अभी तुमने टाइम लगा के क्वेश्चंस करने चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन हो गए हैं अभी। अभी फटाफट उतने टाइम कंस्ट्रेंट में आना चाहिए, अकाउंट्स का पेपर कंप्लीट भी तो होना चाहिए। यूजुअली सच क्वेश्चंस विल कम फॉर 10 मार्क्स, which means you should be able to solve them in maximum, I would say 16 to 17 minutes. क्लियर है क्या ये कैलकुलेशन सबको? yes, shall we go ahead? चलो आगे देखो, द इंटरेस्ट ऑन दिस इंस्ट्रूमेंट्स इज पेबल मार्च सितंबर, वी नो दैट। अगस्त में क्या हुआ, कंपनी हैज अगेन परचेज 2500 ऑफ सच डिबेंचर्स एट 102.50 ईच ऑन कम इंटरेस्ट बेसिस। फटाफट सिर्फ कैलकुलेटर पे निकालो और मुझे आंसर चाहिए। अब किसी का भी गलत नहीं जाना चाहिए, चाहिए तो नीचे वर्किंग नोट बनाओ। क्वेश्चन सामने ही रखा है मैंने, देखो।
अब तक आ जाना चाहिए। एट फोर थ्री कुछ तो, रुको मुझे चेक करने दो। कैसे निकालोगे? क्विकली ऑन कैलकुलेटर, जिनका नहीं है पहले एक डिबेंचर का लो ना। 100 इंटू 13.5% डिवाइड बाई 12, कितने महीने का इंटरेस्ट पे करेंगे? मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई 4। 4.5 आ रहा है क्या? 4.5 हम इंटरेस्ट के लिए पे करेंगे पर डिबेंचर। ऐसे कितने डिबेंचर खरीद रहे? 2500 से इंटू 2500, सो तुम्हारा 11,250 आना चाहिए। सो यहाँ पे तुम्हारा आएगा 11,250। मेमोरी प्लस में डाल दो, m प्लस करो। और अभी टोटल अमाउंट कितनी पे कर रहे हो? 2500 मल्टीप्लाइड बाय टोटल अमाउंट पे कर रहे हो 102.5 माइनस इंटरेस्ट के लिए जो पे कर रहे हो माइनस कर दो। सो 2,45,000 इज व्हाट यू आर पेइंग फॉर योर डिबेंचर्स। क्यों गलत जा रहे हैं आंसर्स? कितनी बार किया है अभी? होमवर्क क्वेश्चंस भी राइट आ रहे हैं, फिर क्या प्रॉब्लम है? चलो लेट्स गो अहेड। आगे क्या बोला है? ऑन 1 अक्टूबर 2014, लेकिन ये क्लिक होना चाहिए कि बीच में क्या आएगा बताओ? सितंबर। और जब सितंबर आएगा तब क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। तो वो बताया नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए, यहाँ पे मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। 100 बार बोल रही हूँ मैं। तो अभी हमें इंटरेस्ट की एंट्री मारनी पड़ेगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट लिख देते हैं। चलो कि 2014 सितंबर 30 हमें इंटरेस्ट मिलेगा बाय बैंक अकाउंट करके। कितना इंटरेस्ट मिलेगा करो कैलकुलेट। निकल गया है मेरा ऑलरेडी। स्पीड। बताओ बताओ जल्दी। कितने का इंटरेस्ट रिसीव होगा? यस 50,625। कैसे आया? हमारे पास 7,500 डिबेंचर्स है इंटू 100 इंटू 13.5%, और कंपनी तो हमने देखा हुआ है देते वक्त 6 महीने का देती है, डिवाइड बाई 2, सो 50,625। क्लियर? जाना है आगे? यस अभी और आगे जाते हैं। ऑन 31 दिसंबर, नहीं बीच में कुछ है क्या? नहीं, ऑन 1 अक्टूबर वाला पार्ट आएगा अभी, ये वाला। क्या बोल रहे हो? ऑन 1 अक्टूबर 2014 कंपनी सोल्ड 2000 डिबेंचर्स एट ₹103 ईच। ओके, करो कैलकुलेट, तुम भी खुद एंट्री मारो, फिर चेक करो मुझसे कि तुम्हारा करेक्ट आ रहा है क्या नहीं। एंट्री क्या आएगी तुम्हारी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू इंटरेस्ट। सो यहाँ पे अक्टूबर 1 में आएगा बाय बैंक अकाउंट। कितने बेचे हैं हमने? 2000 डिबेंचर्स। सो नंबर में 2000 आएगा। हमने 2000 बेचे हुए हैं 103 रुपए में, सो मल्टीप्लाइड बाय 103, सो कॉस्ट कॉलम में आएगा 2,06,000। करेक्ट? क्या हम इनसे कुछ भी इंटरेस्ट लेंगे क्या?
नहीं लेंगे क्योंकि सितंबर में ही इंटरेस्ट मिला हुआ है, मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट कुछ आने ही नहीं वाला है। क्लियर है क्या हम इसके बारे में? यस, लेकिन एक चीज क्लिक होनी चाहिए, सेल हुआ है, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा, वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल। सेलिंग प्राइस कितनी थी हमने निकाली है 2,06,000। कॉस्ट कौन से मेथड पे निकालना है, क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है? एवरेज कॉस्ट निकाल देते हैं। एवरेज कॉस्ट कितना आ रहा है, तुम भी निकालो और मुझे बताओ कितना आ रहा है एवरेज कॉस्ट। आया क्या एवरेज कॉस्ट? कितना आ रहा है बताओ? राइट, 2,03,833 and profit is 2,167, करेक्ट। सबको आया है क्या कॉस्ट और प्रॉफिट निकालना? कुछ कैलकुलेशन मुझसे चाहिए वापस, ये बहुत बार किया हुआ है। सो अभी जो प्रॉफिट हुआ है हम डायरेक्टली P&L में ट्रांसफर कर देंगे। सो हम एंट्री मारेंगे अक्टूबर 1 को टू P&L अकाउंट 2,167। ओके, लेट्स गो अहेड। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे देखो। On 31st December, now company received 10,000 equity shares on conversion of 20% of its holding। मतलब जो 20% उसका होल्डिंग है, ओके, वो होल्डिंग को कन्वर्ट करके हमें शेयर्स में। ओके, अभी फोकस एकदम हाई रखो, ये नया है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लॉजिकल है, समझ जाते हैं। पहले तो निकालते हैं हमारे कितने डिबेंचर्स कन्वर्ट हुए। हमारे पास डिबेंचर्स कितने थे देखो, 5,000 थे ये वाले, प्लस 2,500 थे और 2,000 चले गए तो माइनस 2,000, मतलब हमारे पास 5,500 डिबेंचर्स थे, करेक्ट। सो हमारे पास 5,500 डिबेंचर्स थे। इसमें से कितने डिबेंचर्स हमने कन्वर्ट किए हैं? 20%। सो इनटू 20% कितना आता है? 1,100। ओके, चाहिए तो हम वर्किंग नोट में भी यहाँ पे लिखते हैं। डिबेंचर्स कन्वर्टेड कितने आ रहे हैं? 1,100। अब क्या हो रहा है, दिसंबर महीने में हम 1,100 डिबेंचर्स देंगे, उसके बदले में हमें इक्विटी शेयर्स मिलेंगे। ठीक है, ये सिंपल लगता है, लेकिन सबसे पहले ये देखो हमें लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? सितंबर महीने में, करेक्ट? यस, अभी जब दिसंबर महीने में हम ये डिबेंचर्स देके शेयर्स लेंगे तो हम क्या बोलेंगे, देखो कंपनी, यस वी अग्री, हमें शेयर्स चाहिए आपके, तो आप हमारे डिबेंचर्स ले लो और हमें शेयर्स दे दो। लेकिन ये कन्वर्जन के पहले हम उन्हें क्या बोलेंगे, लेकिन देखो कंपनी, हमें लास्ट इंटरेस्ट मिला है सितंबर में, एंड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने तो ये डिबेंचर्स हमारे पास है कन्वर्जन के पहले। तो आइडियली कन्वर्जन होने के पहले आप इन डिबेंचर पे हमें 3 महीने का ये दे दो इंटरेस्ट, क्योंकि एक बार कन्वर्ट हो जाएंगे तो आप बोलोगे ये शेयर्स है और हमें उस पर आप इंटरेस्ट नहीं दोगे, लेकिन 3 महीने का इंटरेस्ट तो हम कमा चुके हैं। सो टेक्निकली कन्वर्जन होने के पहले
ओके वो डिबेंचर्स थे और आपने वो डिबेंचर्स पे जितना भी इंटरेस्ट कमाया हुआ है वो हम कंपनी से पहले वसूल करेंगे कि नहीं करेंगे? बताओ। अक्रूड इंटरेस्ट नहीं, अब तो रिसीव ही कर लेंगे। हाँ इंटरेस्ट अक्रू हुआ है, हमने कमाया हुआ है, लेकिन हम अभी उसे रिसीवेबल नहीं दिखाएंगे। हम कंपनी को बोलेंगे देखो कन्वर्जन के वक्त ही जितना भी हमारा डिबेंचर का अब तक का इंटरेस्ट कमा के हुआ है आप दे दो, हिसाब खत्म करो और फिर इक्विटी में कन्वर्ट करो। करेक्ट? मेक सेंस? राइट? सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कन्वर्जन के वक्त कि जितने डिबेंचर्स आप कन्वर्ट कर रहे हो, ओके, उतने डिबेंचर्स पे पहले कन्वर्जन के डेट तक का इंटरेस्ट ले लो। तो हम कितने डिबेंचर्स कन्वर्ट कर रहे हैं? 1100। सो इस पे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 31st December कितना होगा? 1100 into 100 into 13.5% into 3 डिवाइडेड बाई 12। हम कंपनी को बोलेंगे ये डिबेंचर्स का 3 महीने का इंटरेस्ट दो, फिर आप हमें कन्वर्ट करो, क्योंकि वो डिबेंचर्स 3 महीने के लिए थे। कितना आता है? क्या 3712.5 आता है क्या? राउंड ऑफ करके इसे 3713 ले लेते हैं मतलब। तो ये इंटरेस्ट हमें मिल जाएगा, एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, डाल देते हैं ये हमारे अकाउंट में पहले ऊपर। December 31 को होगा ये, इंटरेस्ट के कॉलम में होगा क्योंकि इंटरेस्ट है ये 3173, वही फिगर थी ना नीचे। करेक्ट। सॉरी 3713 है, ऐसे मेरे जैसे मिस्टेक्स मत किया करो। 3713 है, ये डन हो गया। अभी इधर तक ठीक है कि 31 दिसंबर तक ये 1100 जो डिबेंचर्स है उनका इंटरेस्ट हमने ले लिया क्योंकि ये कन्वर्ट होने वाले हैं। अब जब 31 दिसंबर को ये कन्वर्ट हो जाएंगे तो इसकी हमने एंट्री क्या मारनी चाहिए? वो डिबेंचर्स अकाउंट में से तो बाहर चले जाएंगे क्योंकि वो डिबेंचर्स रहे ही नहीं। सो इन शॉर्ट डिबेंचर्स अकाउंट को मतलब इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स उसे हमने क्रेडिट करना चाहिए। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यस और नो? यस। सो हम लिखेंगे यहाँ पे जर्नल एंट्री ऑन कन्वर्जन। और क्या एंट्री होगी कन्वर्जन के लिए? इतना क्लियर समझ रहा है कि डिबेंचर्स कन्वर्ट हो रहे हैं, इसका मतलब डिबेंचर्स बाहर जा रहे हैं। सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो टू इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स है इन 13.5% डिबेंचर्स ऑफ पी लिमिटेड, उनको क्रेडिट होगा। ये बाहर जा रहे हैं, इसके बदले में क्या आ रहा है? इक्विटी शेयर्स। सो इक्विटी शेयर्स अगेन इन्वेस्टमेंट, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन। सो एंट्री में डेबिट आएगा इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ पी लिमिटेड। सो ये एंट्री आनी चाहिए कि कन्वर्जन के वक्त डिबेंचर्स बाहर चले गए, इक्विटी शेयर्स अंदर आ गए। जर्नल एंट्री क्लियर? यस। अब हम देखेंगे कि वैल्यू क्या है, अमाउंट क्या है। मुझे बताओ ये जो 10,000 इक्विटी शेयर्स मुझे मिले हुए हैं उनकी अमाउंट क्या है? कितने मतलब क्या वैल्यू क्या है वो इक्विटी शेयर्स की? ये जो इक्विटी शेयर्स हमें मिले हुए हैं, सी इक्विटी शेयर्स आर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट शुड बी इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड एट कॉस्ट। तो हमारे लिए वो इक्विटी शेयर्स का कॉस्ट क्या है? क्या उसका फेस वैल्यू हमारे लिए कॉस्ट है? लॉजिकली सोचो, वो इक्विटी शेयर्स का अगर मुझे कॉस्ट निकालना है कि भाई ये इक्विटी शेयर्स हमें कितने में मिले,
तो हम क्या बोलेंगे, इसके लिए हमने पैसे तो कुछ दिए नहीं, तो हमने क्या दिए, हमने डिबेंचर्स। तो जितने भी मैंने डिबेंचर्स दिए हैं वो डिबेंचर्स मैंने कभी ना कभी खरीदे थे। सो कैन आई से ये डिबेंचर्स की जो कॉस्ट है दैट इज नथिंग बट द कॉस्ट ऑफ दैट इक्विटी शेयर्स, क्योंकि उतने पैसे दे के मैंने डिबेंचर खरीदे एंड अल्टीमेटली डिबेंचर दे के वो शेयर्स खरीदे। मतलब ये 1100 डिबेंचर्स जितने में खरीदे दैट इज एक्चुअली द कॉस्ट ऑफ दैट इक्विटी शेयर्स। यस, सो हमने निकालना चाहिए कि ये 1100 डिबेंचर्स जो हमने दिए हुए उनकी कॉस्ट कितनी है, क्योंकि उसका मतलब कि वो वैल्यू पे हमें इक्विटी, मतलब दैट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स, क्योंकि उतने पैसे दे के हमने डिबेंचर्स खरीदे और वो डिबेंचर्स दे के हमें इक्विटी शेयर्स मिले। सो हम बोलेंगे कि ये 1100 डिबेंचर्स का जो कॉस्ट है दैट इज द कॉस्ट ऑफ दोज इक्विटी शेयर्स। आर वी क्लियर अबाउट दिस? यस, चलो फिर एवरेज कॉस्ट बेसिस पे निकाल लेते हैं कि ये डिवेंचर्स का कॉस्ट कितना है। लो कैलकुलेटर पे, 519375 प्लस कॉस्ट ले रही हूं मैं 2,45,000, मतलब इतने पैसे दे के मैंने सारे डिवेंचर्स खरीदे हुए थे, दैट इज 7,64,375 डिवाइडेड बाय कितने डिवेंचर्स खरीदे थे 7,500 multiplied by 1,100. Okay, so can I say that 1,12,108 is the cost of my 1,100 debentures? Yes, तो हम क्या बोलेंगे कि ये कॉस्ट वाले डिबेंचर्स बाहर चले गए 1,21,108 और उसके बदले में जो इक्विटी शेयर्स मिले हमको वो इतने में पड़े, विच इज अगेन 1,12,108। राउंड ऑफ कर दिया है मैंने क्योंकि बाद में 0.33 है। सो कन्वर्जन के वक्त करना क्या होता है, सबसे पहला कन्वर्जन आया तो दिमाग में बेल बजना चाहिए, कन्वर्ट होने के पहले वो डिबेंचर्स का इंटरेस्ट ले लो कंपनी से, और कन्वर्ट करते वक्त क्या करेंगे, कन्वर्ट करते वक्त हमारे पास इक्विटी शेयर्स आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इज इनिशियली रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, मतलब वो इक्विटी शेयर्स की कॉस्ट कितनी है, सो वो जितने डिबेंचर्स हम दे रहे हैं उनकी जो कॉस्ट है दैट इज नथिंग बट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो जो डिबेंचर्स हम दे रहे हैं उनकी कॉस्ट निकालो तुम, ओके उसका मतलब होगा कि उतने कॉस्ट के डिबेंचर्स बाहर चले गए और उसके बदले में हमें इक्विटी शेयर्स आए जिनकी कॉस्ट है 1,21,108। आर वी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट द कंसेप्ट हियर कि ये क्यों हो रहा है? यस, और ये देखो कन्वर्जन पे कुछ प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि जितने कॉस्ट के डिबेंचर्स आए हमने क्या बोला, उतने कॉस्ट के ही डिबेंचर्स बाहर चले गए और वो कॉस्ट के शेयर्स आ गए। तो आ रहे हैं कॉस्ट, हम बोल रहे हैं सपोज आपने एक डिबेंचर खरीदा था 5 रुपए में, सिंपल एग्जांपल ले लो, इतना कॉम्प्लिकेटेड भी, तो हम पहले क्या बोलेंगे, डिबेंचर खरीदा 5 में, उसके बाद वो डिबेंचर को कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर मिल गया, तो हम क्या बोलेंगे, अरे 5 रुपए का डिबेंचर बाहर चला गया, इक्विटी शेयर मिला, वो इक्विटी शेयर हमें कितने में पड़ा, 5 रुपए में, क्योंकि हम तो डिबेंचर 5 में खरीदा था और वो 5 रुपए का डिबेंचर देके हमें इक्विटी शेयर मिले। आर वी एब्सोल्युटली क्लियर? पक्का? चलो फिर इसका पोस्टिंग कर लेते हैं, जो हमने इक्विटी शेयर्स का अकाउंट ओपन किया था वहां पे लिख देते हैं 2014 December 31st to investment in 13.5% debentures account, 10,000 इक्विटी शेयर्स हमें मिल रहे हैं जिनका कॉस्ट है 1,12,108 और यहां से डिबेंचर्स बाहर जा रहे हैं बाय इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ पी लिमिटेड। कितने डिबेंचर्स बाहर जा रहे हैं, 1,100 जिनका कॉस्ट था 1,12,108 और जो इसके ऊपर का इंटरेस्ट था वो तो ले लिया है। सो वेरी सिंपल, ये क्लियर है क्या?
क्या दिखाऊं बताओ? इक्विटी शेयर्स का अकाउंट, दोनों अकाउंट दिखेंगे क्योंकि 10,000 इक्विटी शेयर्स मिले हैं ना हमें, उन्होंने बताया हुआ है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मिले 10,000। डन। जाना है क्या आगे? चलो, अभी ये तो हो गया। अब वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है साल खत्म हो गया है, जो डिबेंचर्स है आपके पास उसकी मार्केट वैल्यू 106 है और जो इक्विटी शेयर्स है वो 9 है। वो लास्ट में हमें वर्किंग नोट बना के चेक करना पड़ेगा कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर पे। चलो देख लेते हैं। निकालो, डिबेंचर्स जो हमारे पास बचे हुए हैं उनका कॉस्ट कितना है? 5,19,375 प्लस 2,45,000 प्लस 2,167 माइनस 2,06,000 माइनस 1,12,108। सो जो मेरे पास डिबेंचर्स बचे हुए हैं, दिस इज क्लोजिंग वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, जो मेरे पास डिबेंचर्स बचे हुए हैं उनका कॉस्ट है 4,48,434। यस, इनका फेयर वैल्यू देख लेते हैं अब कितना है। नंबर में देखो डिबेंचर कितने बचे हुए हैं, 5,000 प्लस 2,500 माइनस 2,000 माइनस 1,100, 4,400 डिबेंचर्स बचे हुए हैं हमारे पास। इनकी फेयर वैल्यू 106 रुपए बताई गई है हमें क्वेश्चन में, मतलब आएगा 4,66,400। सो कॉस्ट बड़ा है या फेयर वैल्यू? क्वेश्चन तो डिबेंचर्स किस पे दिखाएंगे? राइट, सो हम क्या बोलेंगे, सिंस फेयर वैल्यू इज ग्रेटर देन कॉस्ट, investment account will be reflected at cost। तो कर दो बैलेंसिंग। अब बैलेंसिंग करते वक्त क्या करना चाहिए मुझे बताओ, डायरेक्टली बैलेंस निकालूं क्या या कुछ और सोचना चाहिए? इंटरेस्ट अक्रूड, हमारे पास कुछ डिबेंचर्स अभी भी पड़े हुए हैं जिन पे हमें लास्ट इंटरेस्ट मिला था सितंबर में, तो उनका दिसंबर तक का इंटरेस्ट अक्रूड करवाना पड़ेगा। कितने हमारे पास 4,400 डिबेंचर्स बचे हुए, करेक्ट? उसके ऊपर इंटू 100 इंटू 13.5% डिवाइड बाई 12 इंटू 3, मतलब 14,850 जो है वो हमारा अक्रूड इंटरेस्ट है उन पे, जो मारना पड़ेगा एंट्री। करो तुम कैलकुलेट करो, मेरे साथ मैच हो रहा है क्या बताओ मुझे। यस, तो यहाँ पे आएगा बाय अक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कॉलम में 14,850। अब क्लोज कर दो बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड।
कॉस्ट हमने ऑलरेडी निकाला हुआ था, बैलेंस वापस से मत निकालो, हमें पता है कितना है, 4,48,434 है, क्योंकि हमने अभी नीचे कॉस्ट निकाला हुआ था। और जितना भी इंटरेस्ट कॉलम में है वो P&L में चला जाएगा। $52,313 ये तुम्हारा P&L में जाएगा। आ रहा है करेक्ट? अब शेयर्स अकाउंट को भी क्लोज कर देते हैं, वर्किंग नोट में लिख देते हैं ना। अगेन क्लोजिंग वैल्यू ऑफ शेयर्स, शेयर्स का कॉस्ट कितना है, 1,12,108 करेक्ट। उनका फेयर वैल्यू लिख लेते हैं। हमारे पास 10,000 शेयर्स आए हुए हैं, हमें बताया उनका फेयर वैल्यू 9 है। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा, 90,000। अब बताओ कॉस्ट कम है या फेयर वैल्यू, शेयर्स कितने पे दिखने चाहिए, फेयर वैल्यू पे दिखने चाहिए, क्योंकि कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पे आएगा सिंस फेयर वैल्यू इज लेसर देन कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स will be shown at fair value। लेकिन अकाउंट में तो अभी भी 1,12,108 दिख रहे हैं, तो उसे 90,000 पे लेके आने के लिए क्या एंट्री मारनी पड़ेगी, इन्हें जब आप शेयर्स की वैल्यू जब कम करोगे तो ये आपका लॉस होगा। सो P&L अकाउंट डेबिट कितना आएगा, 1,12,108 माइनस 90,000 मतलब 22,108 टू ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट। क्योंकि ये शेयर्स की इन्वेस्टमेंट कम करनी है, सो इट्स लाइक क्रेडिट वर्ड गोज आउट, उसकी वैल्यू कम कर देनी है। लेकिन ये वैल्यू कम हो गई तो क्या हुआ, कुछ नहीं, बदले में कुछ नहीं आया, ये नुकसान है अपना, इसके लिए P&L में चला गया। सो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा December 31st अगेन बाय P&L अकाउंट, कॉस्ट कॉलम में 22,108 करेक्ट। एंड देन फाइनली मैं लिख पाऊंगी बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, कॉस्ट पे ही फेयर वैल्यू पे मेरा बैलेंस अभी कैरी फॉरवर्ड होगा, ये अकाउंट में बैलेंस दिखेगा 90,000। क्लियर है क्या, समझ रहा है ये? ये क्वेश्चन को मार्क करके रखो कि इसमें कन्वर्जन की एक अलग एडजस्टमेंट थी, और इसमें हमने कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर करते वक्त इस बार हमारी फेयर वैल्यू कम आई थी। तो अगर फेयर वैल्यू कम आई तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को फेयर वैल्यू पे कैसे लाना है, एक्चुअली एंट्री क्या होती है, ये भी इस क्वेश्चन में देखा है।
तो ये नोटबुक में मार्क करके रखो, रिवीजन क्वेश्चन है, ये करना चाहिए तुमने रिवाइज। और नोट भी लिख के रखो इस क्वेश्चन के वक्त। फर्स्ट लिखो मेरे साथ, जो हम रेड पेन में वैसे भी एक्सीडेंट स्पॉट्स या ऐसी चीजें लिख के रख रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट नोट लिख के रखो यहाँ पे। बिफोर कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स make sure that you pass the entry for interest received till the date of conversion. लिखो ये। लाइकवाइज ये जो 1,12,108 निकाला था हमने, वहां पे भी एरो करके स्टार करके लिख दो कि नए इक्विटी शेयर्स जो मिले हैं उनका कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स गिवन अप। ताकि ये रिवीजन करते वक्त याद रहे। हो गया क्लियर? और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कन्वर्जन पे। ये क्वेश्चन बैंक में और 3-4 क्वेश्चन है कन्वर्जन पे, जिसमें से हम क्लास में और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी या तो आपके होमवर्क थ्रू कवर हो जाएंगे या एग्जैक्टली सेम होगा तो रिवीजन में कवर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 ही कंप्लीट कर लेते हैं। फटाफट पहले क्वेश्चन ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे। ऑन फर्स्ट में सुमेधा परचेस्ड 5,000 कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इन एक्स लिमिटेड, फेस वैल्यू 100, 105x इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कब मिलता है? मार्च एंड सितंबर में। अकाउंटिंग ईयर इज कैलेंडर ईयर। ठीक है। द फॉलोइंग अदर ट्रांजैक्शंस वेर एंटर्ड। वी परचेस्ड 2,50,000 डिबेंचर्स एट ₹107 कम इंटरेस्ट अगस्त 1 को। अक्टूबर 1 को सेल ऑफ, ये रुपीज है, ध्यान रखो ये नंबर नहीं है, रुपीज है, तो ये फेस वैल्यू है। 2 लाख रुपए फेस वैल्यू के डिबेंचर्स बेचे। दिसंबर 31 को क्या हुआ? रिसीव्ड 10,000 इक्विटी शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू 10 है, ऑन कन्वर्जन ऑफ 20% डिबेंचर्स है। Further, it also received interest on debentures converted in cash at the time of conversion. Market price of the debentures was ₹106 and 15. Sumita held the debentures as current assets. You are required to prepare only debenture account. Exactly similar लग रहा है क्या? कुछ ज्यादा कुछ है ही नहीं, वही 20% कन्वर्जन है, वही रेट्स दिए हुए हैं, सिर्फ इक्विटी शेयर्स अकाउंट निकालने नहीं बोला है, डिबेंचर्स अकाउंट निकालने के लिए बोला है। डिबेंचर्स अकाउंट बोला है, प्रिपेयर डिबेंचर अकाउंट। एक बार मुझे बस चेक कर लेने दो कि थोड़ा सा कोई डिफरेंट वेरिएंट है क्या, होगा तो हम वो कर लेंगे। एक ही मिनट स्कैन कर लेने दो मुझे।
ये 16th भी वैसा है लेकिन सेम सिमिलर है। ये भी सिमिलर है। काफी सिमिलर है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस का मतलब नीचे के भी जो क्वेश्चंस है वो सिमिलर ही है, तो हम ये कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। चलो, सो क्या करना है, सिर्फ हमें डिबेंचर अकाउंट ड्रॉ करने के लिए बोला है, तो क्विकली फॉर्मेट ड्रॉ करो, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हो गया क्या फॉर्मेट ड्रॉ करके? हो गया ड्रॉ करके? यस, करना है स्टार्ट। चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट मई को सुबेदा ने खरीदे 5000 डिबेंचर्स 105 रुपए एक्स इंटरेस्ट में। ओके, एंट्री क्या आएगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, हम लिख देंगे 2012 मई 1 इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5000 डिबेंचर्स खरीदे हुए। कितने में खरीदे हुए हैं? उन्होंने हमें बताया हुआ है कि 105 रुपए एक्स इंटरेस्ट में, मतलब डायरेक्ट बॉन्ड डिबेंचर्स की वैल्यू हमें पता है 5000 इंटू 105 विच इज 5,25,000। आया क्या 5,25,000 या नहीं आया? सिंपल है, 5,25,000। ओके, अब एक्स इंटरेस्ट का मतलब ऐसा नहीं होता कि इंटरेस्ट लेंगे नहीं, इंटरेस्ट अलग से सामने वाला बंदा लेगा, हमें देना पड़ेगा। लास्ट इंटरेस्ट उसको मिला था मार्च में, मतलब हमको पे करना पड़ेगा अप्रैल महीने का। ले लो डायरेक्ट 5000 इंटू 100, टोटलिटी में लो, सिंगल बेसिस पे लो, आंसर सेम ही आएगा। 5000 इंटू 100 इंटू 13.5% डिवाइड बाई 12, 5625 इज द इंटरेस्ट जो हम पे करेंगे। करेक्ट? इसके बाद क्या हुआ देखो, अभी
अभी अगस्त 1 को ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है, मतलब बीच में इंटरेस्ट नहीं आता है अगस्त 1 को। हमने कुछ डिबेंचर्स खरीदे हुए हैं जिनकी फेस वैल्यू 2,50,000 है। उसका मतलब डिबेंचर्स की क्वांटिटी कितनी होगी? 2,500। 2,500 डिबेंचर्स खरीदे हुए हैं 107 रुपए कम इंटरेस्ट में, तो मतलब स्प्लिट करना पड़ेगा। लिख दो, अगस्त में खरीदे हुए हैं ये। टू बैंक अकाउंट कितने खरीदे हुए हैं? 2,500। 107 कम इंटरेस्ट है, तो पहले निकालो, इंटरेस्ट निकालो और फिर डिबेंचर्स की वैल्यू निकालो। इंटरेस्ट कितने महीने का? लास्ट मार्च में मिला था, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4। अगेन कितना आ रहा है बताओ? 11,250 इज करेक्ट। लिखो 11,250। और फिर कॉस्ट कितना आता है देखो, 2,500 इंटू 107 रुपए में खरीदे थे, माइनस ये इंटरेस्ट ले लो साइड पे, सो 2,56,250 ये आ रहा है क्या कॉस्ट? यस, चलो आगे जाते हैं फिर। अक्टूबर 1 को सेल हो रहा है, लेकिन अगेन उसके पहले क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। सो इधर एंट्री आ जाएगी 2012 सितंबर 30 को इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट अकाउंट, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, सो बाय बैंक अकाउंट। देखो कितने डिबेंचर्स है हमारे पास? 7,500 इंटू 100 इंटू 13.5% डिवाइड बाई 2, 57,625। यस, डन। ओके, लेट्स गो अहेड। अक्टूबर 1 को सेल किया हुआ है, ओके। अक्टूबर 1 को हमने 2,000 डिबेंचर बेचे हुए 103 पे। अगेन अक्टूबर 1 है, मतलब इंटरेस्ट के लिए कुछ मिला नहीं होगा। सो यहाँ पे आएगा अक्टूबर 1 बाय बैंक अकाउंट, बेचे हैं 2,000 डिबेंचर्स 103 में, सो 2,06,000 आया क्या? अगेन वी शुड कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस, सो वर्किंग नोट, ये कुछ नहीं है, ये इग्नोर करो, मैं वर्किंग नोट साइड पे बनाती हूँ इसकी। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस, हेडिंग वगैरह दो बराबर से। सेलिंग प्राइस 2,06,000, कॉस्ट प्राइस कितने आ रही है निकालो। कितनी आ रही है? राइट, 2,08,333, मतलब ये तो लॉस हो गया। 2,333 का एंट्री क्या आएगी? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, सो यहाँ पे आना चाहिए बाय पी एंड एल अकाउंट 2,333। लिखो, देखो खुद कैलकुलेट, तुम मेरे साथ स्पीड मैच हो रहा है ना?
कुछ नहीं मैच हो रहा है तो मुझे बताओ, फिगर कुछ नहीं आ रही है तो। आ रही है फिगर, मैच हो रही है। चलो आगे जाते हैं फिर। अक्टूबर का सेल भी हो गया, प्रॉफिट लॉस जो रिकॉर्ड करना था वो भी कर लिया। अब दिसंबर 31 को कन्वर्जन हो रहा है 20% डिबेंचर्स का। सबसे पहले वैसे भी क्वेश्चन में बताया हुआ है कि कन्वर्जन के वक्त इंटरेस्ट कैश में मिला हुआ है, तो पहले देखते हैं कि कितने डिबेंचर्स कन्वर्ट होंगे। सो वर्किंग नोट में लिखते हैं नंबर ऑफ डिबेंचर्स कन्वर्टेड। हमारे पास टोटल थे 7500 माइनस 2000, मतलब 5500। प्रीवियस फिगर्स जैसे सिमिलर फिगर्स है इसमें, इंटू 20%, मतलब 1100 डिबेंचर्स ही यहाँ पे कन्वर्ट हो रहे हैं। यस और नो? यस। अभी इंटरेस्ट वो डिबेंचर्स पे तीन महीने का, वही फिगर आएगी 3713। So this is 3713। ये इंटरेस्ट मिलने की एंट्री मार दो। कब हुआ ये? दिसंबर 31 को। बाय बैंक अकाउंट 3713। अब कन्वर्जन की एंट्री मारनी पड़ेगी। तो कन्वर्जन की एंट्री क्या होती है? शेयर्स टू डिबेंचर्स। इसके लिए लगेगा जो डिबेंचर्स कन्वर्ट हुए हैं उनका कॉस्ट निकालो। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स कन्वर्टेड कैसे आएगा? 5,25,000 प्लस 2,56,250, मतलब 7,81,250। इतने में हमने टोटल 7,500 डिबेंचर्स खरीदे। उसमें से हमें 1,100 डिबेंचर्स का कॉस्ट चाहिए। एग्जैक्टली वही फिगर्स आ रहे हैं, 1,14,583। थोड़ा अलग, एकदम सिमिलर है पिछले क्वेश्चन से। ये आया क्या सब लोगों का फिगर? यस। अब एंट्री मार दो, शेयर्स को डेबिट, डिबेंचर्स को क्रेडिट। डिबेंचर्स बाहर जा रहे हैं, सो आएगा बाय इन्वेस्टमेंट या बाय इक्विटी शेयर्स इन, छोटा लिखना है तो बाय इक्विटी शेयर्स इन पी लिमिटेड। कॉस्ट कॉलम में 1,14,583। अब क्या बचा? अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। अकाउंट क्लोज करेंगे 31 दिसंबर को, तो वो करते वक्त जितने भी हमारे डिबेंचर्स बचे हुए हैं पहले उन पे अक्रूड इंटरेस्ट ले लेते हैं। सो वी हैड 7,500 माइनस 2,000 माइनस 1,100, मतलब 4,400 डिबेंचर्स अभी भी हमारे पास है। उस पर 3 महीने का इंटरेस्ट आएगा। सो इंटू 100 बराबर
इंटू 13.5% डिवाइड बाई 12 इंटू 3, 14,850। यह आएगा बाय एक्रूड इंटरेस्ट। आ रहा है क्या मेरे साथ? यस मैम। अब कुछ नहीं, हम बैलेंस निकालने के लिए तैयार है। बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 7,500 minus 2,000 minus the 4,400, ओके। अब बैलेंस निकालते वक्त उन्होंने क्वेश्चन में आपको डिबेंचर्स की मार्केट प्राइस भी दी हुई है, तो एक बार कॉस्ट और मार्केट प्राइस को कंपेयर करने वाली वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी। तो बता, क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे? वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स ऑन 31 दिसंबर, उनका कॉस्ट हम निकाल रहे हैं 5,25,000 प्लस 2,56,250 माइनस 2,06,000 माइनस 2,333 माइनस 1,14,583। सो क्या कॉस्ट आपका 4,58,334 आ रहा है क्या? यस। और अब इसकी फेयर वैल्यू निकालेंगे। 4,400 डिबेंचर्स है हमारे पास, और वो डिबेंचर्स की मार्केट वैल्यू वो बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि 106 रुपए है। सो इंटू 106, तो 4,400 इंटू 106 मतलब 4,66,400। कौन सा बड़ा है? फेयर वैल्यू तो दिखाना पड़ेगा कॉस्ट पे। सो सिंस फेयर वैल्यू इज ग्रेटर देन कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट विल बी शोन एट कॉस्ट। तो बैलेंस में सीधा सीधा लिख देंगे 4,58,334। और जितना भी इंटरेस्ट मिला हुआ है वो क्या कर देंगे, वो P&L में ट्रांसफर हो जाएगा। जो 5,2,313 आ रहा है क्या आप लोगों का? क्लियर, डन। कुछ डाउट है क्या ये क्वेश्चन में? पूछो। एकदम अच्छी तरीके से क्लियर है? यस, ओके।
तो हमने ये चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बैंक है और जो भी स्टडी मटेरियल है हमने वो कंप्लीट कर दिया है। अब वन थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, ये चैप्टर में हमने जो भी अकाउंटिंग सीखा है, हमने ये चैप्टर पढ़ते वक्त वी हैव ऑलरेडी कवर्ड वन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑल्सो विच इज पार्ट ऑफ द सिलेबस, विच इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, बिकॉज इट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 जिसने जहाँ पे गाइडलाइंस दिए हुए हैं कि इन्वेस्टर के बुक्स में इन्वेस्टर का अकाउंटिंग कैसे करना है। ओके, अब ये AS 13 में और एक दो छोटे छोटे पैराग्राफ्स है जो इस चैप्टर में हमने कवर नहीं किए, तो अब हम वो दो छोटे पैराग्राफ्स जो है वो हम कवर कर लेंगे। AS 13 के स्टडी मटेरियल पे जो हमारा मॉड्यूल है इंस्टीट्यूट का, सो AS 13 के स्टडी मटेरियल में जो भी क्वेश्चंस है हम वो सॉल्व कर लेंगे। वो दो पैराग्राफ्स पे ही है क्योंकि बाकी सब तो ये चैप्टर में कवर है, और जो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस है वो भी AS 13 के कवर कर लेंगे। तो मतलब ये चैप्टर के साथ हमारा सिलेबस का एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 भी कवर हो जाएगा। ओके, अब बताओ अभी करना है या संडे मूड है, या कल से स्टार्ट करना है? ये छोटा पार्ट जो भी है कल स्टार्ट करके कल खत्म भी हो जाएगा, बहुत छोटा पार्ट है। तो क्या है, करना है अभी या बाद में? कल करोगे? तुम कब कब बोलोगे तुम नहीं मैम आज करेंगे? सबसे पहला एज एक्सपेक्टेड वैभवी ने लिखा मैम संडे मूड है। तो वैभवी बोल रही मैम कल बोलेंगे हम कि मैम पढ़ेंगे। ठीक है चलो कोई नहीं, आज इधर ही स्टॉप करते हैं। फिर जितना भी हुआ है वो एक बार रिवाइज करो आज, और आज आपको क्वेश्चन बैंक मिल ही जाएगी, यूट्यूब में जो लेक्चर्स देख रहे हैं उनको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तो होमवर्क सॉल्व करना स्टार्ट करो, 3 ही दिन है तुम्हारे पास और है होमवर्क क्वेश्चंस अच्छे खासे हैं। कितने है? 5-6 तो है, तो 3 दिन में कंफर्टेबली हो जाएंगे, उतने हैं कि 3 दिन में कंफर्टेबली हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो ये AS 13 का जो बचा हुआ पार्ट है और AS 13 की क्वेश्चन बैंक हम कल खत्म कर देंगे। भाई बोल रही है थैंक यू मैम विद स्कूल वाला टोन। हाँ मुझे एकदम याद आया, फाउंडेशन के लेक्चर में ये और सानिका एक साथ ऐसे चिल्लाते थे, थैंक यू मैम। स्कूल में कैसे गाते हैं हम लोग वैसे। चलो एनीवे स्टॉप करना है फिर, लेट्स स्टॉप फॉर टुडे।